हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कवर किया था इंटेलिजेंस तक। उसके बाद हम सीधा यहाँ पर आते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पर टॉपिक है हमारा। साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड आइदर रिप्रेजेंटिंग साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच, और दूसरा है इंफॉर्मेशन या फिर प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या होता है, एक्सप्रेस इन द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पीपल यूज़ इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या डिस्क्राइब करता है, पीपल यूज़ इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो द मेजर फोकस, जो मेजर फोकस है इस अप्रोच का वो क्या है, हाउ इंटेलेक्चुअल पर्सन एक्ट्स। उसके बाद rather than focusing on structure of intelligence and or its underlying dimensions, तो स्ट्रक्चर की जगह फोकस करने पर ये कैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन एक्ट करता है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये रहा टॉपिक यहाँ से। प्रोसेसिंग अप्रोच एम्फसाइज स्टडिंग कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो सबसे पहले इसमें आते हैं एल्फ्रेड बिनेट। हमने सबसे इसमें डिस्कस भी किया था जब इंटेलिजेंस का किन किन ने डेफिनेशन दिया था, तो एल्फ्रेड बिनेट का एक नाम आया था। उन्होंने कौन थे, वो वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हु ट्राइड टू फॉर्मुलाइज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। उनका क्या थ्योरी था, बिनेट्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट वाज रैदर सिंपल एज इट अरूज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंस फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट। तो उन्होंने सिंपली एक डिफरेंशिएट किया था कि ज़्यादा कोई एक इंडिविजुअल ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या तो बहुत लेस इंटेलिजेंट होगा। तो उसमें उनके जो इंटेलिजेंस का थ्योरी था उसमें क्या था, कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ which can be used for solving any or every problem in any individual's environment. उसका नाम क्या था, his theory of intelligence is called as uni or one factor theory of intelligence. फिर सेकंड आते हैं 1927 में कौन, चार्ल्स स्पीयरमैन। एक सेकेंड, चार्ल्स स्पीयरमैन proposed a two factor theory of intelligence. उसमें क्या था, ही शो दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ जनरल फैक्टर जी फैक्टर एंड सम स्पेसिफिक फैक्टर दैट इज एस फैक्टर। जनरल मतलब सब में जिसमें कॉमन होता है, स्पेसिफिक जनरल के साथ साथ जो एक नए एबिलिटीज़ या फिर अलग एबिलिटीज़ हो। तो जी फैक्टर इंक्लूड मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। इन एडिशन टू द जी फैक्टर एबिलिटीज़ देर आर कंटेंट इन वॉट ही कॉल्ड एस फैक्टर। तो जी फैक्टर के साथ साथ एक एस फैक्टर भी है। एक्सीलेंट सिंगर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट एंड एथलीट्स में हाई ऑन जी फैक्टर, बट इन एडिशन टू दिस दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज़ विच अलाउ देम टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। जो भी उनका स्पेसिफिक फील्ड है उसमें और इम्प्रूव कराता है, जैसे स्पेशल एबिलिटीज़ है। उसके बाद स्पीयर्समैन थ्योरी वॉज फॉलोड बाई लुइस थर्नस्टोन। इन्होंने क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज दैट द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को दिया था उनके थ्योरीज में, वो था जो कि सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो दीज प्राइमरीज एबिलिटीज़ आर, सबसे पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आता है ग्रैस्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़। सेकेंड है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स। थर्ड है स्पेशियल रिलेशंस, विजुअलाइजिंग पैटर्न एंड फॉर्म्स। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड इन रिसीविंग डिटेल्स। फिफ्थ है वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिक्स्थ है मेमोरी, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। सेवन्थ है इंडक्टिव रीजनिंग, डिराइविंग जनरल रूल्स और फैक्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंटेड फैक्ट्स। फिर उसके बाद आर्थर जेनसन, इन्होंने क्या प्रपोज किया, एक हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटीज़ ऑपरेटिंग एट 2 लेवल्स। तो उन्होंने जो उनकी थ्योरीज थी, उनके जो मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस था उसमें 2 लेवल्स थे, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में क्या होता था, इज एसोसिएटेड विथ लेवल 1 इज एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट। एग्जाम्पल रोट मेमोराइजेशन हो गया, मेमोरी हो गया। जैसे हमको एग्जाम में
लाइक कोई भी एक सब्जेक्ट है जो जो ज़्यादा मोस्टली इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत लोग को इंटरेस्ट भी होता है, तो लोग ऐसे रट के चले जाते हैं, फिर मतलब जो पढ़ा है वहीं जाके पूरा एकदम एग्ज़ाम में छाप दिया, पूरा एक नॉलेज नहीं बढ़ा है, फिर जितना आउटपुट है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट। नेक्स्ट आता है लेवल 2 कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। तो अगर नोट्स में दिखाऊँ, नोट्स आ गया ये रहा, हायरार्किकल मॉडल लेवल 1 आउटपुट इक्वल टू इनपुट, ये सारे वो हैं, एक मिनट, ये रहा थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। उसके बाद ये हायरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट आता है लेवल 2। लेवल 2 में क्या है, आउटपुट इज़ मोर देन इनपुट, ठीक है। फिर नेक्स्ट किसका थ्योरी आ गया, जेपी गिलफर्ड proposed, एक सेकेंड ना, फाइन, जेपी गिलफर्ड proposed the structure of intellectual model which classifies intellectual traits among 3 dimensions। क्या क्या था वो, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। दिस इंक्लूड, ऑपरेशन में क्या आता है, ऑपरेशन आर व्हाट द रेस्पोंडेंट डज। दिस इंक्लूड कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, प्रोडक्शन एंड इवेल्यूशन। कंटेंट में क्या आता है, रिफर टू द नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। इसमें क्या आता है, विजुअल्स, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, लाइक लेटर्स, नंबर्स, सिमेटिक इज वर्ड्स, बिहेवियरल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स बिहेवियर, एटीट्यूड, नीड्स एक्सेट्रा। प्रोडक्ट refers to the form in which information is processed by the respondent. Information is processed by respondent. Products are classified into units, classes, relations, systems and transformation। और इस क्लासिफिकेशन को गिलफर्ड ने 1988 में इंक्लूड किया 656। ये जो ऑपरेशन है, इस 6 सेल्स हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया कैटेगरीज का तो आता है द मॉडल हैज़ 180 सेल्स। 180 सेल्स, ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट, हर एक सेल में एक्सपेक्ट किया गया था कि 1 फैक्टर हो, और कुछ कुछ सेल्स में ऐसा था कि मोर देन 1 फैक्टर भी था, मोर देन 1 फैक्टर। ईच फैक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशंस। एंड ये जो था पूरा साइकोमेट्रिक, जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच था। उसके बाद अभी ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नोट्स में देखो, ऑपरेशन 6 रिमेंबर इंफॉर्मेशन और टेकिंग इंफॉर्मेशन, कंटेंट में अप्लाइंग दोज इंफॉर्मेशंस, एंड देन थर्ड रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग इंफॉर्मेशन। तो ये रहा इंफॉर्मेशन, respond and result equal to 180 cells। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। इसके बाद उन्होंने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस दिया था, और ये पूरा इंडिपेंडेंट होता है, किसी में कोई ज़्यादा होगा, किसी में कोई एक लो होगा, किसी में बहुत सारे होंगे, ऐसे ऐसे है। तो उसको पढ़ते हैं सबसे पहले। एक सेकेंड, ठीक है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर proposed the theory of multiple intelligence। According to him, intelligence is not a single entity rather than distinct types of intelligence। तो एक सिंगल एंटाइटी नहीं है, बहुत सारे टाइप्स की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते हैं। Each of these intelligence are independent of each other। This means that if a person exhibit one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low ऑन अनदर टाइप। तो बहुत सारे जैसे एक अभी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते हैं, तो हर किसी में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होता है और हाई लो बेसिस पे होता है। एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, गार्डनर ऑल्सो पुट फोर्थ दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये सारी जो इंटेलिजेंस दिया है 8, और ये पूरे एक साथ काम करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, और ये क्या कहते हैं, टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं। Gardner studies extremely talented persons who have shown exceptional abilities in their respective areas।
और एंड डिस्क्राइब्ड 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. दीज आर एज फॉलो. सबसे पहला है लिंग्विस्टिक. फास्ट रीड करते हैं. वैसे तो हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं क्योंकि पढ़ तो रखा है पूरे साल. ऐसा भी तो नहीं होगा कि बुक नहीं खरीदा है. तो सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक. एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज़ लैंग्वेज. जिन लोगों का देखा होगा आपने लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होता है कि बहुत अच्छे फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी वो लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाते हैं. तो इट कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स. पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर word smart. That is, they sensitive to different shades of the word meaning, articulate, can create linguistic images in their mind. जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है? पोइट्स एंड राइटर्स. तो यहाँ पे बोला था ना, स्टडीड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सनस हु हैव शोन एक्सेप्शनल एबिलिटीज इन द रिस्पेक्टिव एरियाज. तो कौन कौन है? लाइक पोइट्स एंड इसमें हो गया लॉजिकल मैथमेटिकल एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम. साइंस वाले समझ गए होंगे. पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली एंड दे इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड मैनिपुलेट सिम्बल्स टू यूज सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स. तो इसमें सबसे हाई इंटेलिजेंस किसका होता है? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट में. स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस. या फिर मैथमेटिशियंस लाइक शर्मा जी. स्पेशल एन एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न. बहुत लोगों को देखा होगा आपने, विजुअलाइजेशन सुना होगा. जैसे आगे अभी पता चलेगा कौन कौन यूज़ करता है. लाइक इट रेफर्स टू द एबिलिटीज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस. ठीक है. दिस पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस कैन ईजिली रिप्रेजेंट द स्पेशल वर्ड इन देयर माइंड. लाइक कौन कौन होते हैं? पायलट्स, सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर एक्सेट्रा. ऑल्सो बहुत बार आपने स्पोर्ट्स पर्सन को भी सुना होगा विजुअलाइजेशन करते हुए. लाइक अपने मास्टर माइंड MS धोनी. एंड मैंने इंटरव्यूज़ देखा तो विराट कोहली का, जो अपने गेम को अपने एनालाइज करते थे कि कैसे वो खेल रहे हैं, किस किस को बीट कर रहे हैं एक्सेट्रा. नेक्स्ट है म्यूजिकल. एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स. एट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स लाइक रिदम हो गया और म्यूजिकल पैटर्न्स हो गए. और क्या है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना. Persons high on this intelligence are very sensitive to the sounds and vibrations and creating new patterns of sound. Bodily kinesthetic. An ability to use whole or portion of the body, flexibility and creatively. तो इसमें क्या है? एबिलिटी टू यूज़ होल और पोर्शन. कोई एक पार्ट या फिर पूरा बॉडी कैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी या फिर क्रिएटिवली कैसे यूज़ कर रहे. जैसे होल बॉडी और पोर्शन ऑफ डिस्प्ले द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एथलीट्स, डांसर्स कितने फ्लेक्सिबल होते हैं और कितने लाइक जैसे एथलीट्स का कितना स्ट्राइड लेंथ बढ़ता है फ्लेक्सिबिलिटी से एंड ऑल. एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जिमनास्ट एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कंफ्यूज मत हो ना. इंटर में जैसे अभी हम लोग मान लो कोई स्पोर्ट्स है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और अदर. तो इंटर स्कूल गेम सुना होगा, दूसरे स्कूल के साथ मैचेस होते हैं ऐसे. तो इंटर मतलब दूसरों के साथ. इंटरपर्सनल एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू सबटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर. दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस एंड ऑल, उससे उनको समझना है एक तरीके से. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मोटिव्स, फीलिंग्स, बिहेवियर ऑफ अदर पीपल एज टू बॉन्ड इन कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स. इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट हो गया, काउंसलर्स हो गए, पॉलिटिशियंस, वर्कर्स एक्सेट्रा. इंट्रापर्सनल एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ऑन, खुद के फीलिंग्स को जानना, मोटिव्स को, डिज़ायर्स को, आपको क्या अचीव करना है. लाइक बहुत लोग सेल्फ टॉक करते हैं इसके लिए जानने के लिए. दिस रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेट टू अदर्स. तो इस दिस रेफर्स टू नॉलेज ऑफ, खुद के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में. बेसिकली मेंटली की बात कर रहे हैं, मेंटल और कॉग्निशन. जिसमें एबिलिटी टू हैव फाइनल सेंसिबिलिटी रिगार्डिंग देयर. तो इससे क्या होगा? आप अपनी आइडेंटिटी, आप क्यों एग्जिस्ट करते हो, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में पता चल सकता है. लाइक फिलोसफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स. नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्टिक. एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड. देखा होगा जो बहुत लोग नेचर लविंग होते हैं एंड उसमें पूरा टोटली नेचर से कनेक्टेड होते हैं, उनका इंटेलिजेंस ही. दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विथ नेचुरल वर्ल्ड. इट इज़ यूजफुल इन
recognizing the beauty of different species of flora and fauna, plants and animals, and making subtle discrimination in natural world. इसमें कौन कौन, जैसे hunters, farmers, tourist हो गए, and और कौन कौन है, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स, ये सब देखा होगा आपने, बहुत कनेक्टेड होते हैं नेचर से. नेक्स्ट आता है ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. इसका अगर नोट्स देखना है तो ये देखो, मैंने इसका बना रखा है. ये थोड़ा अच्छे से लिखा था इसलिए दिखा रहा हूँ. ठीक है, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने प्रपोज किया था? ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 में. एंड ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ही व्यूज इंटेलिजेंस एज एबिलिटी टू अडेप्ट, शेप एंड सेलेक्ट द एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. अडेप्ट, शेप एंड सेलेक्ट, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, पीछे भी हमने बात किया था, उनके 3 चीज़ के बारे में बताया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. तो सबसे पहला क्या है? कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस. इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन अगर दोनों करके पूछ लिया तो कंफ्यूज मत होना. एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. लाइक जैसे इसमें बेसिकली एनालिटिकल लग रहा है तो कुछ चीज़ों को एनालाइज करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऐसा आ सकता है. ओके, फिर क्या है? पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी थिंक एनालिटिकली, क्रिटिकली एंड सक्सीड इन स्कूल्स. दिस इंटेलिजेंस हैज़ 3 कंपोनेंट्स. इसमें भी 3 कंपोनेंट्स हैं, ईच सर्विंग एज डिफरेंट फंक्शंस. फर्स्ट, नॉलेज एक्विजिशन. सेकेंड है मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स. थर्ड है परफॉर्मेंस. तो जो हमारे बुक में ये दिया है ना, ये थोड़ा क्लियर है कि नहीं? एक मिनट, अगर नहीं है तो मैं बुक से यूज़ करता हूँ. एक मिनट. हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है. तो अभी हमने कौन सा पढ़ा? कंपोनेंशियल में क्या है? स्पेसिफाइज द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अंडरलाइन ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर. जो एनालिटिकल है ना, इसमें इसलिए कॉग्निशन यूज़ किया है. फिर नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंशियल. स्पेसिफिक हाउ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसे इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर रहा है और इंटेलिजेंट कैसे एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहा है, उसमें ये है. नेक्स्ट इसमें कंटेक्चुअल में स्पेसिफाइज द बिहेवियर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर कल्चर. और कंपोनेंशियल में 3 जो अभी हमने देखा, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस, मेटा कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले आता है नॉलेज. इनकोड, कंबाइन एंड कंपेयर इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको कैसे मतलब डिसाइड करना है या फिर कंपेयर करना है. नेक्स्ट पर मेटा कंपोनेंट्स में कंट्रोल, मॉनिटर, कॉग्निटिव प्रोसेस, एक तरीके का प्लानिंग बनता है उसमें. परफॉर्मेंस और कंपोनेंट्स, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज असेंबली बाय मेटा कंपोनेंट्स. एग्जीक्यूट, इसमें मेन जो कीवर्ड्स है एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस, इसमें आ जाएगा इनकोड या फिर कंपेयर इंफॉर्मेशन. तो अगर यहाँ रुक जा भाई, ओहो साइकोलॉजी. तो इसमें क्या है पढ़े तो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ये कीवर्ड है इसमें, वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सेकंड क्या है? मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू. ठीक है. थर्ड है परफॉर्मेंस, एक्चुअली डूइंग थिंग्स. तो अगर लाइक आप कंपोनेंशियल का अगर एग्जांपल देखें तो अगर टीचर ने बोला कि आपके टेस्ट लेने वाले हैं, जो भी 4-5 चैप्टर का कोई टेस्ट लेना, तो नॉलेज में आपको पता चल गया कि क्या क्या टेस्ट है, कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है. ये मतलब आपको पूरा एक नॉलेज मिल गया, उसका इन्फॉर्मेशन आ गया कि हाँ ये एग्ज़ाम है, इसका टेस्ट है. फिर आपको अगर मेटा में आ जाएगा कि आप प्लानिंग करोगे कैसे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से ज़्यादा प्रायोरिटी देना है. उसके बाद आता है थर्ड क्या है? परफॉर्मेंस, एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, जो भी प्लानिंग बनाया है. नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. इज़ इन्वॉल्व यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स. इतने से समझ आ गया होगा. इसमें क्या है? जैसे पास्ट एक्सपीरियंस, अगर पास्ट में या फिर अगर देखें पिछले टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, प्री बोर्ड 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आए,
तो उस पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर आप उसको चीज़ों को एनालाइज करके क्या क्या गलतियाँ हुई है उस सारे मतलब जो भी पास्ट एक्सपीरियंस इतना समझ आ गया होगा, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने एग्ज़ाम्स में नेक्स्ट में कैसे बेटर करना है यह। फिर नेक्स्ट आता है कंटेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू डील विथ एनवायरमेंट डिमांड्स encountered on daily basis. It may be called street smartness, business sense. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है encountered on daily basis. Persons high on this aspect easily adapt to their environment, select a more favorable environment than existing one, modify environment to fit their needs. तो adapt, shape और select और modify भी यूज़ कर सकते हैं इसमें. Therefore they turn out to be Sternberg's theory of intelligence represent the information. ये जो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो कौन सा था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस. तो लाइक अगर जिसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस दिया है, लाइक आपने देखा होगा कि जो भी बिजनेसमैन है या फिर एंटरप्रेन्योर है जो अभी नए मार्केट में आए, तो उस मार्केट में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अडेप्ट करना है, उस मार्केट को कैसे शेप करना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है और धीरे धीरे जो ग्रो करते हैं और फिर मॉडिफाई करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, लीड करते हैं. नेक्स्ट आता है पास, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. इसमें क्या है, एक किसने डेवलप किया, जेपी दास, जैक नगलियरी and Kirby in 1994. According to this model, intellectual activity involves the interdependence functioning of three neurological system called the functional unit of brain. तो एक ऐसे भी करके यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है इससे, function of three neurological system called the, ये यहाँ से functional of unit brain को explain करने के लिए, तो पास मॉडल ही है वो. सबसे पहला आता है अराउजल और अटेंशन. स्टेट ऑफ अराउजल इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर. अराउजल मतलब किसी भी स्टिमुलस को अटेंड करना या फिर अटेंशन देना एक तरीके से. स्टेट ऑफ अराउजल इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर एंड इट हेल्प्स टू अटेंडिंग द स्टिमुलस. अराउजल एंड अटेंशन इनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फोकस और अटेंशन टू रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम. जैसे एक ऑप्टिमम लेवल का अराउजल होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो गया तो वो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, इफेक्टिव नहीं होगा. एग्जाम्पल दिया है, व्हेन यू आर टोल्ड बाय योर टीचर अबाउट अ टेस्ट विच इज ही और शी प्लान्स टू होल्ड इट अराउज्ड यू टू अटेंड द स्पेसिफिक चैप्टर. लाइक हो गया, अब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो गए और बहुत कम अराउज्ड हुए, उसको पूरा सीरियसनेस ही नहीं लिया, तो आपके मार्क्स गए. अराउजल फोकस यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन रीडिंग, लर्निंग एंड रिवाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर. सेकंड आता है साइमल्टेनियस एंड साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ में, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक. तो उसमें क्या है, ये तो जैसे इसमें RSPN दिया, रावन स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन मैट्रिसेस का एक एग्जांपल दिया है. और इसमें है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हेल्प्स यू इन ग्रेस्पिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एब्स्ट्रैक्ट फिगर. ये जो RPM होगा आपने दिया होगा, सबने स्कूल में टेस्ट दिया होगा, कल तो प्रैक्टिकल है, ये होने वाला शायद ये आ सकता है. तो उसमें ग्रेस्पिंग द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एब्स्ट्रैक्ट फिगर अभी आएगा. RSPM का एक एग्जांपल है नेक्स्ट में, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में उसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है साइमल्टेनियस सक्सेसिव. साइमल्टेनियस हो गया सक्सेसिव. प्रोसेसिंग टेक्स यू प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन सीरियली सो दैट रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अदर. एक के बाद चीज़ें, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स को कैसे हम याद करते हैं, सीरियल वाइज ABCD एंड मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है प्लानिंग. दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस. आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड टू द अटेंडेंट एंड प्रोसीड. अटेंडेड यहाँ पे हुआ था अराउजल में, एंड प्रोसीड किस में हुआ, इसमें कोई भी हम मेथड यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस या फिर सक्सेसिव हम टेस्ट वेस्ट के लिए, अगर एग्जांपल है टेस्ट का. तो प्लानिंग इज़ एक्टिवेटेड, इन दोनों के बाद प्लानिंग एक्टिवेट हो जाता है. अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंट देम टू हाउ टू रीच टारगेट. तो प्लानिंग कैसे एक अपने अलाउ करता है हमें एक एक्शन लेने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, टारगेट को रीच करने के लिए, एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस. ठीक है, एग्जाम्पल है, आई थिंक एग्जाम्पल ये, हाँ. फॉर एग्जाम्पल, to take the schedule by your teacher, you would have to set a goal, plan a time schedule, study, get clarification of problem, and you will not able to tackle the chapter assigned for the test. You may have to think other way. मतलब एक तरीके से प्लानिंग करना, टाइम टेबल शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करना, ऐसे.
देन पास मॉडल प्रोसेस्ड एंड ऑपरेट ऑन नॉलेज बेस एंड डेवलप आइदर, तो ये पास मॉडल कैसे डेवलप होता है, आइदर फॉर्मली डेवलप हो सकता है लाइक रीडिंग राइटिंग एक्सपेरिमेंटिंग, या फिर इनफॉर्मली मतलब एनवायरनमेंट से। एंड दिस प्रोसेस आर इंटरेक्टिव और डायनेमिक इन नेचर होते हैं। इट्स ऑन डिस्टिंक्टिवनेस फंक्शन। दास एंड नगलेरी हैव ऑल्सो डेवलप, इन्होंने एक बैटरी ऑफ टेस्ट भी डेवलप किया जिसको कहते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम CAS, जो कंसिस्ट ऑफ वर्बल, जिसमें वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल टास्क होते हैं। एंड दिस बैटरी ऑफ टेस्ट इज मेंट फॉर द इंडिविजुअल्स बिटवीन 5 to 8 years ऑफ एज। नेक्स्ट क्या है, फिर क्या है, दिस रिजल्ट ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज टू रेमेडी कॉग्निटिव डेफिसिट, तो इसके रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी चिल्ड्रन है जिनको लर्निंग प्रॉब्लम्स है, जो डेफिसिट है, लर्निंग में बहुत दिक्कत आती है, उसमें हेल्प मिल सकता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। ये जो टॉपिक है ना, इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, आगे भी बहुत बार यूज़ होगा एंड मोस्टली इस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो पैराग्राफ है ये वाला, तो इसके लिए जैसे हमारे टीचर ने तो बोला था इसको ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो, एक बार आप रीड कर लेना, वैसे तो पढ़ना हो तो पढ़ लेना यार, वैसे एक बार इसको इस वाले टॉपिक को रीड कर लेना। क्या हो रहा है इसको, हाँ एक बार इस वाले टॉपिक को रीड कर लेना, ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा इतना। इसके बाद से यहाँ से अगर पढ़ें तो चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज होम्स, अभी पूरा एक्सप्लेन बताता हूँ। इसमें जो डेटा दे रखा है ना 0.56925, एक और था 060, ये रहा। ये जो डेटा दे रखा है हमारे टीचर ने सिंपली एक वो बनाया है, इसका दे दिया, ये लो बेटा ये करते रहो, ये रहा, ये देखो एक सेकंड, तो ये रहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर, हेरिडिटी मतलब नेचर, एनवायरनमेंट मतलब नर्चर। तो ये रहा, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रीड टुगेदर रीड अपार्ट, आइडेंटिकल ट्विन्स 090, वो जो डेटा दे रखा था 072, फ्रेटर्नल ट्विन 060 डैश, सिबलिंग्स 050 एंड 025। तो अगर इसका एग्जांपल दें, मैं तो अभी जितने बार भी टेस्ट में आया मैंने वही एग्जांपल लिखा है मोस्टली। लाइक इसमें दे रखा है चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज होम्स अडॉप्टेड इन द फैमिलीज, जो गरीब घर से हैं, एंड अडॉप्टेड इन टू द फैमिली विथ हाई, जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा है। लाइक जो एक गरीब घर का बच्चा है, उसके पेरेंट्स मान लो किसी एक्सीडेंट में नहीं रहे, तो उस बच्चे को अगर किसी इकोनॉमिक स्टेटस वाले ने उसको अडॉप्ट किया है, तो एग्जिबिट्स अ लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर्स, क्योंकि ये इकोनॉमिक स्टेटस इनका हाई है, तो इसको क्या क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो सकता है अभी देखेंगे आगे। देयर इज एविडेंस दैट एनवायरनमेंट देयर इज एविडेंस दैट एनवायरमेंटल डिप्रीवेशन लोअर्स इंटेलिजेंस, तो अगर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला तो इंटेलिजेंस उससे ऑफकोर्स अफेक्ट होगा, और भी चीज़ें पढ़ेंगे अभी आगे। वाइल अगर रिच न्यूट्रिशन, गुड फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिटी स्कूलिंग इंक्रीजेज इंटेलिजेंस, तो उस बच्चे को अगर इकोनॉमिक स्टेटस वाले ने हायर किया तो ऑफकोर्स उसको ये न्यूट्रिशन, खाने पीने को अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड, सोसाइटी, क्वालिटी स्कूलिंग, एंड उससे उसके क्या कहते हैं इंटेलिजेंस में ऑफकोर्स इंक्रीज आएगा। And then intelligence is a product of complex interaction of heredity, that is nature, environment and nurture. Heredity can be best view something that sets a trend. हेरिडिटी में क्या होता है कि जैसे अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंस है या फिर हाइट को ले लें, तो वो क्या होगा, एक जैसे अगर 5.4 हाइट है, तो आपका भी आसपास कहीं 5.4 हो गया है, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक रेंज सेट कर देता है हेरिडिटी कोई भी एट्रीब्यूट्स में। तो इसमें क्या आएगा, और एंड उसके बाद विद इन विच एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज एक्चुअली शेप्ड बाय द सपोर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या कर रहा है, एक रेंज सेट कर दे रहा है, वहाँ पे दूसरी जगह एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, उस रेंज को अगर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया तो उसको अच्छा पुश कर दे रहा है और बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले इन 1905 एल्फ्रेड बिनेट एंड थर्डन साइमन ने सबसे पहला सक्सेसिव अटेम्प्ट किया टू फॉर्मलाइज मेजर, इंटेलिजेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। 1908 में कंसेप्ट दिया उन्होंने मेंटल एज का, विच इज़ मेंटल एज क्या होता है, विच इज़ मेजर ऑफ अ पर्सनस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। तो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का उनका मेंटल जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है, कितना है, वो उसका मेजरमेंट। तो एक आता है क्रोनोलॉजिकल एज,
CA जो बायोलॉजिकल एज होता है फ्रॉम बर्थ, ओरिजिनल एज। और इस वाले में कन्फ्यूज मत ना, 1905 इन्होंने तो सिर्फ इसका कंसेप्ट दिया था मेंटल एज का, लेकिन 1912 में विलियम स्टर्न अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो IQ का कंसेप्ट किसने दिया था? 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। MCQs में आ सकता है उसका। और ये क्या है? इट रेफर्स टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल। ये रहा उसका फॉर्मूला, IQ इज इक्वल्स टू MA/C इंटू 100। और ये द नंबर इज यूज्ड एज मल्टीप्लायर टू अवॉइड डेसिमल पॉइंट। 100 से क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि डेसिमल से हट जाते हैं ना, 100 से पॉइंट आगे आ जाता है, पॉइंट हट जाता है मतलब। MA इज इक्वल्स टू C। अब यहाँ पे जो ये रखा है, व्हेन MA इक्वल्स टू CA मतलब IQ 100 है। MA अगर ज़्यादा है CA से तो IQ 100 से ज़्यादा होगा। ये तो पढ़ा ही होगा, इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। 100 से अगर कम हुआ तो 100 से कम होगा कब? जब MA लेस देन CA होगा। एग्जाम्पल का अगर यहाँ पे अगर सॉल्व करें, जैसे अगर मेंटल एज 7 है और क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, 10 ईजिली ले रहा हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन ईजी बन जाए। 100 100 करा 70 आ गया, बहुत पास है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के। और दूसरा ले IQ, ठीक है, ये आ गया। अगर 12 है लेकिन 12 MA है, मेंटल एज 10 ये है, और ये रहा 100, एक कटा 120 बढ़ गया ये IQ, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, वो सब दिया, वही सेम एग्जांपल दिया है। फिर ओनली अ फ्यू पीपल हैव आइदर वेरी हाई और लो स्कोर्स। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द IQ स्कोर टेंड्स टू अप्रोक्सीमेटली अ बेल शेप्ड कर्व, जिसको नॉर्मल कर्व। अगर यहाँ पे क्लियर है, वैसे तो क्लियर है, तो यहाँ पे जो 100 है, 100 टू देखो 190 से 1, ये टेबल ये रहा यार, इसको क्यों देखना, इसको भी देख ही लो एक बार। वैसे तो लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ पे हाई एवरेज, यहाँ पे वेरी सुपीरियर। ये वाला टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर समझने के लिए। अबव 130 वेरी सुपीरियर, इसके बीच में सुपीरियर, हाई सुपीरियर, एवरेज, लो, बॉर्डर लाइन, इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी। तो अभी ये इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी और ये क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड्स के बारे में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या है, क्या क्या कैटेगरीज हैं। ऑल पर्सन्स डू नॉट हैव सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, तो हम सब जानते हैं। एक्सेप्शनली ब्राइट एंड सम आर तेरी रुक जा भाई एक मिनट सम आर एक्सेप्शनली ब्राइट एंड सम आर बिलो एवरेज। फिर टेबल 2.2% देख लिया हमने। यू विल नोटिस दैट 2%, 2% of the population have IQ above 130. And a very similar percentage of IQ below 170. Then the person in the first groups are called, जो फर्स्ट ग्रुप में थे, जो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड 130 वालों को, एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड किसको? 70 और 70 से नीचे। उसके बाद है वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इसमें अगर ये पढ़ते हैं सीधा, चलो, दोज चिल्ड्रन हु शो इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी टर्म्स एट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, और जो सुपीरियर दिखाते हैं फिर इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड, उनको इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड कहते हैं। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी AAMD, उनका क्या व्यू है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेकर? सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल intellectual functioning existing concurrently with deficit in adaptive behavior, मतलब प्रॉब्लम है adaptive behavior में, and manifest during the development period. This definition points to 3 basic features. इस definition से 3 और basic feature आते हैं। सबसे पहला आता है, in order to be judged as intellectual disabled, a person must show, अगर किसको जज कर सकते हैं intellectual disabled? जो person शो करता है सब एवरेज इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी और IQ, पर्सन हैव IQ बिलो 70। सेकेंड में क्या है? अडेप्टिव बिहेवियर रेफर्स टू पर्सन डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर, इंडिपेंडेंट एंड डील इफेक्टिवली विद वंस एनवायरनमेंट। अडेप्टिव डेफिनेशन दिया यहाँ पे। अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? रेफर्स टू अ पर्सन्स कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंट एंड डील इफेक्टिवली, मतलब अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट में कैसे, उसके बारे में। थर्ड क्या है फीचर्स? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, दैट इज़ 0 से 18 के बीच में, ये नोटिस करना चाहिए सब डेफिसिट जो भी प्रॉब्लम्स है। And individuals who are categorized ranging from those who can be taught to work and function with special attention or
to those who cannot be trained and require institutional care throughout their lives. दो डिफ्रेंशिएशन किया है उसमें कि किसको ट्रेन कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ. तो उस ये पूरा वो है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी ना, हाँ डेफिशिएंसी. तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड. मेरे पास इसका एक वो है आई थिंक एडुकार्ड का, हाँ एडुकार्ड का है. 7 चैप्टर में भी, सॉरी 7 नहीं 4 चैप्टर में इन्होंने जो एक टॉपिक है उसमें इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में दिया है. तो उसको मैं आई थिंक थंबनेल बना दूंगा तो इजी रहेगा, क्योंकि मैं एडिट करूँगा तो बहुत टाइम लगने वाला है. तो चैप्टर 4 में वो दे रखा है, पूरा अच्छे से समझा रखा है कौन कौन से फील्ड में, लाइक हो गया पढ़ाई में हो गया, सोसाइटी में हो गया, और किस किस चीज़ों में एनवायरनमेंट अडेप्ट करने में कौन कौन सी कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरीज के बारे में दिया है. इनको कितना, ये 3 कैटेगरीज इनको कितना दिक्कत होता है, वो सारे प्रॉब्लम्स हैं. उसके बाद इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस. नहीं देखना है तो ये रहा, 1 मिनट, ये रहा. माइल्ड IQ, माइल्ड में क्या है, IQ 55 to 70, स्लोअर डेवलपमेंट दैन देयर पीयर्स बट कैन नॉट फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली, होल्ड जॉब एंड फैमिली. तो बहुत ऐसा है कि हाँ थोड़ा बहुत उनका जॉब और फैमिली चलता है. लेवल ऑफ डेफिशिएंसी इंक्रीजेज, डिफिकल्टी आर स्ट्रांगली मार्क्ड. इसमें थोड़ा और केस ख़राब हो जाता है. IQ 35 से 55 तक, लैग बिहाइंड इन देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, कैन ट्रेंड इन सेल्फ केयर स्किल्स एंड सिंपल. इसमें तो वेरी डिफिकल्ट है, लाइक एंटायर लाइफ के लिए उसमें उनको केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी. मैनेजिंग लाइफ एंड नीड्स कॉन्स्टेंट केयर फॉर देयर एंटायर लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस. बुक से पढ़ें, नोट से? नोट्स नहीं, बुक. तो उसमें क्या है भाई, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस में इंडिविजुअल शो हायर परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल्स. तो उनको इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड कहा गया है. और द स्टडी ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल्स बिगेन इन 1925 में इसका स्टडी हुआ था. टर्मन फॉलो द लाइफ ऑफ अबाउट 1500 चिल्ड्रन विद IQ ऑफ 130 एंड अबव टू एग्जामिन द हाउ इंटेलिजेंस वॉज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सक्सेस एंड लाइफ एडजस्टमेंट. तो उन्होंने एक टेस्ट किया, एक तरीके से पूरी लाइफ को स्टडी किया इतने बच्चों का. फिर 2 डिफरेंशिएशन दिया है टैलेंट और गिफ्टेडनेस के बीच में. गिफ्टेडनेस क्या होता है, इज़ एक्सेप्शनल जर्नल एबिलिटी. गिफ्टेडनेस के बारे में क्या है, गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल जर्नल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज. वाइड मतलब बहुत सारे, स्पेसिफिक फील्ड का नहीं है, बहुत सारे फील्ड्स में. और टैलेंट यहाँ पे दूसरा इसका अपोजिट है, इज नैरोअर टर्म एंड रिफर्स टू रिमार्केबल एबिलिटी इन स्पेसिफिक फील्ड लाइक स्पिरिचुअल, सोशल, एस्थेटिक. और ये क्या है, हाईली टैलेंटेड जो लोग होते हैं उनको प्रोजुडिस भी कहते हैं. एंड दिस कहते हैं गिफ्टेडनेस डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट. उसके बाद ये गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत जल्दी साइन दे देते हैं इन सब, जैसे इसका लाइक अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी इवन ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड. एंड उसके दे शो लार्ज अटेंशन स्पैन, गुड रिकॉग्निशन, प्रेफरेंस टू नॉलेज, सेंसिटिविटी, एनवायरनमेंट चेंज, लैंग्वेज स्किल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड ईच गिफ्टेड स्टूडेंट पॉजेस डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रन की, लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, advanced logical thinking and problem solving, high speed processing information, superiority, generalization and discrimination ability, advanced level of original and creative thinking, high level of intrinsic motivation, internal motivation and self esteem. कितने फायदे हैं भाई. and independent and non conformist thinking, preference for solidarity, academic activities for long period. performance on intellectual test, ये देखो यहाँ पे एक अच्छा टर्म है, परफॉर्मेंस ऑन इंटेलेक्चुअल टेस्ट इज़ नॉट ओनली द मेजर फॉर एडवाइज. तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल टेस्ट के परफॉर्मेंस हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बंदा या बंदी लड़का या लड़की या फिर कोई भी इंडिविजुअल गिफ्टेड है. मेनी अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टीचर्स जजमेंट, स्कूल का अचीवमेंट एंड रिकॉर्ड, पेरेंट्स इंटरव्यूज, पीयर सेल्फ रेटिंग एक्सेट्रा आर नीडेड कॉम्बिनेशन विथ इंटेलेक्चुअल असेसमेंट करने में. टू इज देयर फुलेस्ट पोटेंशियल. तो अब
जैसे कोई भी, जैसे हमने उसमें बात किया था कि हेरिडिटी एक रेंज सेट कर देती है, वैसे इसमें भी अगर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया इनको अलग बच्चों के अलावा, जैसे एक प्रोवाइड बियॉन्ड दोज टू प्रोवाइड टू द नॉर्मल चिल्ड्रन इन रेगुलर क्लासरूम, अच्छे से अटेंशन दिया, डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम एंड दे मे इंक्लूड लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स कैन शार्पन चिल्ड्रन स्किल्स इन प्रोडक्टिविटी, थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशंस। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये रहा, इसका नहीं दिखाया ना, ये देखो ये भी उसमें ही है, अगर चाहिए तो पढ़ लो। एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ और कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग, नोइंग, इन्फॉर्मेशन में क्या था, हाउ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन एक्ट, स्टडी, कॉग्निशन फंक्शन, ये सारे फोकस पे किया गया। उसके बाद आता है ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रुप है इंडिविजुअल है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर फेयर एंड कल्चर बाइज्ड। ठीक है, एक और है ये पढ़ेंगे बाद में, आ जाओ इधर। तो ये रहा, इस पे ध्यान देना, अलग अलग से मार्क किया। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। एक सेकेंड, ओके, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। एन इंडिविजुअल टेस्ट इज़ वन विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर्स द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टैब्लिश रैपो। रैपो क्या होता है अभी बताता हूँ। with the subject and sensitive to his or her feeling, moods and expressions during the testing session. ग्रुप टेस्ट, ग्रुप नहीं, अभी इंडिविजुअली करते हैं, ब्लू वाला। ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट अलाउ पीपल टू आंसर ओरली इन रिटन फॉर्म, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एज पर द टेस्ट इंस्ट्रक्शन। ये तो समझ आ गया, बेसिक इंग्लिश है इसमें। एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एक रैपो फॉर्म करना। रैपो मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझ पा रहा है, उसके मोटिव्स क्या हैं, ऐसे मतलब थॉट्स आइडियाज़ को समझ पा रहा है। और वेदर ग्रुप में थोड़ा सा अपोजिट है, ग्रुप ऑफ कोर्स अपोजिट होगा इंडिविजुअल और ग्रुप का टेस्ट जो होगा इंटेलिजेंस का। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली, एक साथ में बहुत लोगों के साथ ऐसे कर सकते हैं। एंड ग्रुप टेस्ट हाउएवर डू नॉट अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू बी फैमिलियर। तो अब ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो हर किसी के फीलिंग्स या फिर हर किसी से उसका एक रैपो फॉर्म थोड़ी कर पाएगा, लाइक फैमिलियर विद द सब्जेक्ट्स के साथ हर किसी के साथ फैमिलियर नहीं हो पाएगा। एंड ग्रुप टेस्ट जनरली सीक रिटन आंसर्स, MCQs। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल, वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट ये फुली एक इंटेलिजेंट क्या फुली नॉर्मल वर्बल एंड परफॉर्मेंस हो सकता है, और यहाँ पे मिक्सचर भी हो सकता है। तो वर्बल टेस्ट क्या है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज, वर्बल मतलब ओरली बोल दिया, और रिटन फॉर्म में। एंड वर्बल टेस्ट एडमिशन ओनली टू लिटरल पीपल, दे कैन मतलब राइट एंड अच्छे से बोल सकते हैं लैंग्वेज पे हुआ तो। नॉन वर्बल में क्या आ जाता है, अभी मैंने वो एक टर्म यूज़ किया था RPM वाला, रावंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेथड वाला, सॉरी पता नहीं क्या था, भूल गया मैं, मैट्राइसिस से भी। हाँ, पिक्चर्स जो नॉन वर्बल है यूजेस पिक्चर और पिक्चर्स, इलिस्ट्रेशंस, टेस्ट आइटम्स। रावंस प्रोग्रेसिव मैट्राइसिस RPM टेस्ट इज एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक पिक्चर्स दिया जाता है जैसे ये रहा, तो इसके लिए कौन सा बैठेगा, ऑफकोर्स ये 4th वाला। तो ऐसे ही है, हमारा तो होने वाला है कल। एंड इसमें क्या है, एक प्रोग्रेसिव क्यों यूज़ किया है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे बढ़ते जाता है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस टेस्ट, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी परफॉर्मेंस टेस्ट में कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको दे दिया, लाइक पजल्स की बात करें तो पजल्स दे दिया एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं इधर कल्चर, दे कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आता है कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। इसके बाद से मोस्टली पूरा रीड करना पड़ेगा क्योंकि उसका मैंने नोट्स नहीं बनाया है बट थोड़ा लिमिटेड है। तो कितना मिनट हो गया, 44। इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी कल्चर फेयर और बायस हो सकता है। मैनी इंटेलिजेंट टेस्ट शो अ बायस टू द कल्चर इन विच दे आर डेवलप। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट हैं जो एक कल्चर के लिए जो शो करते हैं कि एक बायस्ड कर मतलब एक तरीके से बायस्ड। टेस्ट डेवलप इन अमेरिका एंड यूरोप रिप्रेजेंट अर्बन एंड मिडिल क्लास कल्चरल इथोस
हैंस एजुकेटेड पीपल क्लास वाइड सब्जेक्ट्स ग्रेजुअली परफॉर्म वेल ऑन दिस। तो जो वहाँ के लोग हैं अमेरिका और यूरोप के, तो वहाँ के जो भी टेस्ट होगा, वहाँ के जिस तरीके का टेस्ट होगा, क्योंकि हर जगह टेस्ट डिफरेंट होगा, लैंग्वेज बेसिस पे हो सकता है एंड अलग तरीके से हो सकता है, तो वहाँ के जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट ये जो आइटम्स डू नॉट रिस्पेक्ट टू द कल्चर परस्पेक्टिव ऑफ एशियन, जो वहाँ का टेस्ट है और यहाँ एशिया और अफ्रीका का जो टेस्ट है और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक तरीके का कल्चर बायस्ड हो जाएगा, जो रिस्पेक्ट डू नॉट रिस्पेक्ट टू द कल्चर परस्पेक्टिव। देन इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ टेस्ट दैट कैन अप्लाइड इक्वली मीनिंगफुल टू ऑल कल्चर। तो मतलब एक तरीके का इम्पॉसिबल है कि जो एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया जाए कि हर एक कल्चर में वो फिट बैठे, कि हर एक कल्चर के पर्टिकुलर कंट्री के या फिर कल्चर के लोग उसको कंप्लीट कर पाएँ। साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू डेवलप द टेस्ट आर कल्चर फेयर। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई किया है कल्चर फेयर टेस्ट, कल्चरल अप्रोच दैट इज़ वन दैट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द कल्चर। तो ऐसा टेस्ट जो डिस्क्रिमिनेट ना करे इनके बीच। फिर उसके बाद ये है एक्सपीरियंस कॉमन टू, ऐसा मतलब एक्सेस करने एक्सपीरियंस विच इज़ कॉमन टू ऑल कल्चर, ऐसा एक टेस्ट बना है। हैव क्वेश्चन टू इन विच लैंग्वेज यूज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लैंग्वेज इट इज़ नॉट, जिसमें लैंग्वेज का यूज़ ना हो। क्यों? लैंग्वेज का यूज़ होगा तो वो क्या करेगा, बायस क्रिएट करेगा, क्योंकि वो वर्बल है। अब मैंने हिंदी में यहाँ टेस्ट कर दिया तो हर कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी है कि वहाँ पे बोल लेगा, हालांकि उनको भी नहीं आता, वो तो थोड़ा सा स्पीच दिया था, तो दिक्कत कर सकता है। जैसे हिंदी में कोई टेस्ट हुआ तो, या फिर इंग्लिश कोई अलग लैंग्वेज का हो गया दूसरे कंट्रीज़ का। फिर इंटेलिजेंस नेक्स्ट आता है। देखो, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प्स रिड्यूस द कल्चर बायस यूजली एसोसिएटेड विद वर्बल टेस्ट। तो नॉन वर्बल में परफॉर्मेंस में तो कर सकते हैं, क्योंकि जो RPM हमने अभी जस्ट देखा वो तो हर कंट्री वाला कर सकता है ऑफकोर्स। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। SM मोहसिन, एक मिनट अभी थोड़ा हाईलाइट भी करते चलता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। SM मोहसिन मेड अ pioneering attempt in constructing an intelligence test in Hindi in 1930. फिर CH राइस अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज बाइनरी थ्योरी इन उर्दू एंड पंजाबी में इन्होंने किया। फिर एक आते हैं महालनोबिस, इन्होंने फिर एक टेस्ट किया बाइनरी टेस्ट इन बंगाली में। फिर अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड बाय Indians researcher to develop Indian norms for some Western test like RPM, Weiss, Alexander, this. फिर लॉन्ग एंड मेहता prepared a mental measurement handbook listing out 103 टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडिया दैट वर अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो लाइक उसमें NLPT है, जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। फिर उसमें NCERT का भी एक वर्ड यूज़ किया गया है। सबसे पॉपुलर कौन सा था? भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज वॉज क्वाइट पॉपुलर। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे, क्या है ये सम मिसयूज़ ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, मिसयूज़ ऑफ इंटेलिजेंट। एक मिनट पानी पी लो। some misuse तो सबसे पहले आई माइट हैव लर्न बाय नाउ दैट द इंटेलिजेंट टेस्ट सर्व मेनी यूजफुल पर्पस। इंटेलिजेंट टेस्ट सर्व एज ए मेनी, मैं थोड़ा जूम करता हूँ अच्छे से आएगा समझ, इसमें प्रिंटिंग अच्छे से हुआ नहीं है। सच एज सेलेक्शन काउंसलिंग गाइडेंस। तो इंटेलिजेंस किस किस काम के लिए यूज पर्पस के लिए यूज़ आता है? लाइक सेलेक्शन काउंसलिंग गाइडेंस एक्सेट्रा अनलेस यूज बाय ट्रेन इन्वेस्टिगेटर। तो अभी आगे भी पढ़ेंगे इसमें यहाँ पे कि एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या फिर ट्रेन इन्वेस्टिगेटर के थ्रू ये होना चाहिए, वरना मिसयूज़ हो जाएगा। टॉपिक यही है। तो सबसे पहले आता है क्या, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ अ टेस्ट में अटैच स्टिग्मा टू द चिल्ड्रन एंड देयर बाय एडवर्सली अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका मतलब है अगर कोई एक जो स्टूडेंट है जिसका फेलियर हो गया परफॉर्मेंस में, किसी भी एग्ज़ाम हो गया, तो उसका जो एग्ज़ाम में उसका फेलियर हो गया, तो एक तरीके से वो क्या होगा, एक स्टिग्मा हो जाए अटैच हो जाएगा उसके माइंड में
ओवर थिंकिंग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके सेल्फ कंसेप्ट पे और परफॉर्मेंस पे वो अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, द टेस्ट में इनवाइट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स इन सोसाइटी। तो बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने कि क्या करते हैं, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनके बेटे ने, उनकी बेटी ने ये किया वो किया, एक तरीके से वो मिसयूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है। उसके बाद क्या है, उनके मतलब एक स्टूडेंट्स को कैपेबिलिटी को लेकर अपने बच्चे को नहीं समझ रहे हैं दूसरे के बच्चों पे, और या फिर बहुत बार देखा होगा कि सोसाइटी के वजह से ही अलग अलग स्ट्रीम में डाल देते हैं कि ये पढ़ वो पढ़ वगैरह वगैरह। एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट बाइड इन फेवर ऑफ मिडिल क्लास, देखो यहाँ पे मिडिल क्लास और हायर क्लास पॉपुलेशन में अंडर एस्टिमेट द IQ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द डिसएडवांटेज सोसाइटी। तो कोई भी अगर एक टेस्ट है जो इंटेलिजेंट टेस्ट, अगर वो क्या कहते हैं तो अगर इनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दिया गया हायर क्लास पॉपुलेशन को, तो इनका जो इंटेलिजेंट है वो एक तरीके से उनकी इंटेलिजेंट टेस्ट को बायस कर देगा जो चिल्ड्रन डिसएडवांटेज सेक्शन से, सोसाइटी से हैं। तो इंटेलिजेंट टेस्ट डू नॉट कैप्चर क्रिएटिव पोटेंशियल एंड प्रैक्टिकल साइड्स ऑफ इंटेलिजेंस। दे also do not relate much to the success in life. Intelligence can be potential factor for achievement in ways. तो सिर्फ एक इंटेलिजेंट टेस्ट से ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई भी सक्सेसफुल होगा कि नहीं लाइफ में, सिर्फ एक फैक्टर से हम नहीं ऐसा कह सकते कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। वो एक इंटेलिजेंट कैन बी पोटेंशियल फैक्टर फॉर अचीविंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्फीयर्स ऑफ लाइफ। फिर नेक्स्ट इज सजेस्टेड दैट वन शुड गार्ड अगेंस्ट एररनेस प्रैक्टिस and associated with the intelligence test and take a help of trained psychologist to analyze the individual strength. तो अगर मान लो अगर कोई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो ऑफकोर्स उसमें एररनेस आने की चांसेस हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता ही नहीं है कि अगर कोई जैसे क्या कहते हैं अगर कोई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा तो एररनेस आएगा वेदर, तो अगर तो इंटेलिजेंस टेस्ट एंड टेक द हेल्प ऑफ ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट टू एनालाइज। तो किसी भी इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ को या फिर वीकनेसेस को जाना है तो एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट उसको अच्छे से बता सकता है। ये हो गया इतना कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, दैट इज़ कल्चर एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो अभी तक पता चल गया क्या है, कल्चर क्या है। कल्चर एक तरीके से वे ऑफ लाइफ है या फिर बिलीव सिस्टम, मोरल्स, नॉर्म्स सुना होगा आपने। और ये क्या है, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी टू of glow understand the world and etc. तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले है, एक मिनट गला खराब हो रहा है, हाँ, द कल्चर एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अ कंटेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंट टू डेवलप। देखो यहाँ पे नेचर एंड नर्चर लिखा है, तो नेचर और नर्चर जो हमने पीछे पढ़ा, अच्छा मैंने एग्जांपल दिया ना, हाँ नहीं दिया शायद हाँ, नेचर एंड नर्चर का जो था, लाइक एक स्टूडेंट है या फिर उसमें तो एक छोटा सा एग्जांपल देते, लाइक एक स्टूडेंट है जो एक गरीब फैमिली से आता है, लेकिन उसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जैसे तैसे उस बच्चे को अच्छी स्कूलिंग दिला दी, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दिला दिया, एनवायरनमेंट अच्छा दिला दिया, खाने पीने का न्यूट्रिशन अच्छा से प्रोवाइड कर दिया। तो उस बच्चे का जो इंटेलिजेंस था पहले, जो पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ था या फिर जितना वो था इंटेलिजेंस, उस एनवायरनमेंट उसको और थोड़ा पुश कर देगा, बढ़ा देगा। एक और है, मान लो एक है क्या कहते हैं, एक लड़का है जिसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। मान लो उसी फैमिली से ले लो कि एक और इंडिविजुअल है जिसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट उसको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो ऑफकोर्स होगा कि उसका इंटेलिजेंस इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ ही होगा। ये है नेचर एंड नर्चर। नेचर मतलब क्या है, हेरिडिटी, जो एक रेंज सेट कर देता है कि यही इतना इंटेलिजेंट होगा या फिर इतना हाइट होगा। एनवायरनमेंट क्या करता है उसको, या फिर नर्चर उसको पुश कर देता है, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है अगर अच्छा प्रोवाइड किया गया तो सबसे इसमें आते हैं, ये पढ़ लिया हमने, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस इज़ दैट इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़ा था अडेप्ट, सेलेक्ट एंड शेप, ये पढ़ा था। Vygotsky, a Russian psychologist, have argued that the culture provide a social context in which people, तो कल्चर के बारे में क्या दिया है कि कल्चर प्रोवाइड इन विच पीपल लिव, ग्रो, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल, लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड सोसाइटी, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स रिलेटिंग टू पीपल आर वैल्यू। तो लेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज़ है तो जिसमें क्या होता है, सोशल और इमोशनल स्किल्स को वैल्यू किया जाता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया जाता है। इसी के बारे में देखेंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी और लेस टेक्नोलॉजी के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है,
लेस टेक्नोलॉजिकल हो गया यहाँ तक फॉर रीजनिंग एंड जजमेंट। फिर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, पर्सनल अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग। लाइक अगर वेस्टर्न कल्चर को देख लिया जाए या वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लिया जाए तो वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो एक पर्सनल एक इंडिविजुअल के अचीवमेंट पे वो इंडिविजुअल पे फोकस ज़्यादा रहता है उधर। तो यहाँ पे कल्चर का डेफिनेशन, कल्चर इज़ अ कलेक्टिव सिस्टम, कल्चर इज़ अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम, बिलीफ, एटीट्यूड्स, अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर, ये हुआ। फिर अ पर्सनस इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी ट्यून्ड बाय दिस कल्चर्स पैरामीटर। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कल्चर हमारा जो कल्चर होता है वो इंटेलिजेंस को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। यही पेज है ना, हाँ एक मिनट, ये रहा। अभी तक क्या पढ़ा, a person intelligence is likely to be tuned by these cultural parameters. तो many theorists have regarded intelligence as an attribute to specific to the person without regard to their culture background. तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इंटेलिजेंस और कल्चर का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, बट यूनिक फीचर ऑफ द कल्चर नाउ फाइंड सम रिप्रेजेंटेशंस इन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन स्टर्नबर्ग्स नोशंस ऑफ कंटेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल, अभी हमने पढ़ा था कंटेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल वाला, स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड बिजनेस वाला, इम्प्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, इंटेलिजेंस क्या है, एक प्रोडक्ट ऑफ कल्चर है, मतलब कल्चर से ही इंटेलिजेंस प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सीधा हो जा भाई, ठीक है। वाइगॉट्स्की ऑल्सो बिलीव, तो ये जो इन्होंने कहा कि कल्चर से इंटेलिजेंस, कल्चर ही इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस करता है एक तरीके से। वाइगॉट्स्की ऑल्सो बिलीव दैट कल्चर लाइक इंडिविजुअल्स हैव अ लाइफ ऑफ देयर ऑन, they grow and change in the process, specify what will be the end product of successful intellectual development. According to him, elementary mental functions, जैसे जो हर कल्चर में कॉमन होते हैं, लाइक क्राइंग, बेबी का क्राइंग हो, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, सेंसिटिविटी टू स्मेल्स, वॉकिंग, रनिंग, ये हर एक कल्चर में कॉमन है, यूनिवर्सल है। द मैनर इन विच द हायर मेंटल फंक्शन सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो डिफ्रेंशिएट क्या करता है, हर ये तो हर चीज़ में कॉमन है, बट कल्चर कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे आप हो और आपका कोई एक फ्रेंड है जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ का है, तो वहाँ के जो कल्चर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में बहुत डिफरेंस होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए और वहाँ कोई भी एक सिचुएशन चलो दे दिया जाए, तो क्या आपका जो थिंकिंग होगा, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का और थिंकिंग का तरीका होगा अप्रोच करने का, वो डिफरेंट होगा। क्या पता आप कम टाइम लो या ज़्यादा टाइम लो, वो कम टाइम ले या ज़्यादा टाइम ले, तो ये डिफर करता है। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ अडॉप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस दैट फोस्टर स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्पीड, मिनिमम मूव्स एंड मेंटल मैनिपुलेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो जो टेक्नोलॉजी की एडवांस सोसाइटीज़ है उसमें चिल्ड्रन का कैसा इसमें एक तरीके से ग्रो कर रहे हैं उस कल्चर में, वो लोग मोस्टली डिपेंड हो जाते हैं टेक्नोलॉजीज़ पे, खुद से कम काम करने ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी से काम कराते हैं। ठीक है, दीज सोसाइटीज़ प्रोमोट अ टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। तो इस ऐसे कल्चर को या फिर ऐसे बिहेवियर को क्या कहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो लोग मतलब टोटली एक तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके जो इंटेलिजेंस होगा, उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, उनका इंटेलिजेंस होगा ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। इन सोसाइटीज़ इन दीज सोसाइटीज़ पर्सनस आर वेल वर्स्ड इन स्किल्स ऑफ अटेंशन। तो इसकी इन सोसाइटीज़ में क्या क्या स्किल्स जैसे हैं, स्किल्स बेनिफिट है एक तरीके से कह सकते हैं, फिर क्या क्वालिटीज़ हैं, तो स्किल्स ऑफ अटेंशंस, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशंस। इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप इन वेस्टर्न कंट्री लुक प्रिसाइसली फॉर दिस स्किल्स। देखो इंडिविजुअल, मैंने अभी पीछे बात किया था, इंडिविजुअल पे फोकस उनका ज़्यादा रहता है, इंडिविजुअल अचीवमेंट पे। ठीक है, फोकस प्रिसाइसली फॉर दिस स्किल्स इन एन इंडिविजुअल। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज़ नॉट सो वैल्यूड इन, अब जो टेक्नोलॉजिकल जो इंटेलिजेंस होता है जो हमारे एशियन अफ्रीकन सोसाइटीज़ में ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं दिया जाता। द क्वालिटीज़ एंड स्किल्स रिगार्डेड एज इंटेलिजेंट एक्शन इन नॉन वेस्टर्न कल्चर्स शार्पली डिफरेंट, though boundaries are gradually vanishing under the influence of Western culture. In addition to cognitive competence,
यहाँ पे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल। यहाँ पे जो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पे इनका ज़्यादा फोकस है ये टेक्नोलॉजी वाले का। तो इन एडिशन टू, एडिशन देखना, एडिशन इसके साथ साथ और क्या क्या जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, in addition to the cognitive competence that is very specific to the individual, the non-western culture look for skills to relate others in society। तो जो नॉन वेस्टर्न कल्चर है, आगे भी हम इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और भी पढ़ेंगे, कल्चर, क्रिएटिव एंड ऑल। तो जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, ऑल्सो स्किल्स जो कैसे सोसाइटी में अडेप्ट कर रहा है खुद को एक इंडिविजुअल, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो सम नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ वैल्यू सेल्फ रिफ्लेक्शन, कलेक्टिवनेस। तो वो लोग ये जो नॉन वेस्टर्न है, एक सेकेंड, नॉन वेस्टर्न सोसाइटी वो कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है एज अपोज्ड टू पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअलिस्ट ओरिएंटेशन। तो पर्सनल अचीवमेंट पे वो लोग एज, देखो यहाँ पे कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन एज अपोज्ड टू पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअलिस्टिक। तो ये जो इंडिविजुअल का बात किया है यहाँ पे, ये हो गया वेस्टर्न, ये वाला नॉन वेस्टर्न। अंडरस्टूड व्हाट। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो ये रहा, अभी आगे हम पढ़ेंगे, अगर चाहिए तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। एक सेकेंड ना, क्या है इसमें अगर देखें तो सबसे पहले बुद्धि, जेपी दास ने इसका प्रपोज किया टर्म को, नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में आता है। नेक्स्ट ओपिनियन, मेंटल एफर्ट, फीलिंग एंड ये क्या है, डिटरमाइंड एक्शन, नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में आता है। जो अभी हमने कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पढ़ा ना, जो अभी रिसेंटली जो अभी देखा हमने, वो ये सब आ जाएगा इंडिविजुअल वाला, एज वेल एज इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल के साथ साथ नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी पे ध्यान दे रहे थे। तो ऑब्वियसली देखो थोड़ा ज़्यादा बेटर है एक तरीके से कहे तो। ओपिनियन, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न वाले सिर्फ यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, हम दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। हम कह सकते हैं इंडियन कल्चर में है हमारे ऐसे। ये तो सेकंड चैप्टर का है, यहाँ पे ये इसका हुआ नोट्स ख़त्म। यही आ रहा, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंडियन ट्रेडिशन कैन बी, जो कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट टू द टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस in Indian tradition can be termed as integral intelligence। इंटीग्रल, साइंस वालों को समझ आया क्या कुछ, मैथ वालों को, इंटीग्रेशन चैप्टर 7 कैलकुलस, इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल इंटेलिजेंस, इंटीग्रल या फिर एक तरीके जोड़ के दे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, विच गिव्स एम्फसिस ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। कनेक्ट देखो, टर्म्स देखो कैसे कैसे यूज़ किया गया है, ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। गिव्स एम्फसिस टू ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। समझ में आया? इंडियन थिंकर्स व्यू इंटेलिजेंस फ्रॉम अ होलिस्टिक परस्पेक्टिव विच वेयर इक्वल अटेंशन इज पेड टू, देखो holistic perspective where equal attention is paid to the cognitive as well as non-cognitive competence, non-cognitive process। ये देखो मैजिक। देन यहाँ पे अभी हमने देखा था ना संस्कृत वर्ड बुद्धि, जेपी दास। तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा द संस्कृत वर्ड बुद्धि विच इज़ ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस। तो हमारे संस्कृत वर्ड है जो बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धि है कि नहीं, मंद बुद्धि हो कि बंद बुद्धि हो, बताना ज़रूर। मंद ऑफ कोर्स, बंद नहीं, अगर दो चॉइसेस हो तो। कहाँ गया, इज़ फार मोर परवेसिव इन स्कोप, परवेसिव मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स कह सकते हैं, इन स्कोप देन वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि अकॉर्डिंग टू द जेपी दास इंक्लूड सच स्किल्स एज मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग, ओपिनियन, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये रहा ना, क्या भाई तुम, अलॉन्ग विद द कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस सच एज नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हो गया। फिर अनदर थिंग्स द बुद्धि इज नॉलेज ऑफ वंस ऑन
बुद्धि इज द नॉलेज ऑफ वंस ऑन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्साइज एंड। बुद्धि जो है आपका नॉलेज अपने आप को लेकर और अपने विल और डिज़ायर्स को लेकर। बुद्धि क्या है? आपका नॉलेज अपने आप को लेकर, विल और डिज़ायर्स को लेकर। दस द नोशन ऑफ बुद्धि हैज़ इफेक्टिव मोटिवेशनल कंपोनेंट्स बिसाइड द स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव कंपोनेंट। Unlike the Western view, which primarily focus on cognitive parameters, the following competencies are identified as intelligence in the Indian tradition. तो हम लोग भी पता चल गया सारी चीज़ें पे फोकस करते हैं, कॉग्निटिव एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या है? सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन मतलब गलत सही का वो मतलब नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव, सोशल में रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, कमिटमेंट टू द एल्डर्स, यंग, नीडी, और क्या है ये कंसर्न अबाउट अदर्स, रिकॉग्नाइज अदर्स पर्सपेक्टिव। इमोशनल कॉम्पिटेंस में क्या आ जाएगा? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग, इमोशंस, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट, सेल्फ इवैल्यूएशंस। जल्दी करते हैं यार। और क्या? हाँ, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, परसिस्टेंस, गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड, हार्ड वर्क, विजिलेंस, ऑप्टिमिज्म एक्सेट्रा। कुछ ऐड कर देना। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अधूरा है इंटेलिजेंस बिना इमोशनल के, ठीक है? इमोशंस। The notion of emotional intelligence broadens the concept of intelligence beyond the intellectual sphere domains and considers that the intelligence include emotions, ठीक है? इसमें emotional intelligence is a set of skills. Emotional intelligence is a set of skills that underline accurate appraisals, expression, regulate of emotions, and is the feeling side of emotions. A good IQ and a scholastic record is not enough to be successful in life. तो यहाँ पे क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या दिया है? कहाँ गया इसमें लिखा है क्या मैंने? हाँ, लिखा तो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? हाँ, इज़ अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाइन एक्यूरेट अप्रेजल्स, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशन। तो कोई भी इंडिविजुअल जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो अपने इमोशंस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है। तो अ गुड IQ एंड स्कॉलास्टिक रिकॉर्ड इज नॉट, तो एक अच्छा IQ और स्कॉलास्टिक रिकॉर्ड इज नॉट इनफ टू सक्सेसफुल इन लाइफ। इमोशंस इज मस्ट। ओके, यहाँ पे आई थिंक यू मे बी फाइंड दैट पीपल एक्सटेंटली एकेडमिकली टैलेंटेड बट अनसक्सेसफुल। देखो, यू मे फाइंड दैट पीपल हु आर academically talented but unsuccessful in their own life. They experience problem in family, workplace, क्योंकि है नहीं इंटरपर्सनल, अभी हमने डिस्कस किया था इंटरपर्सनल, अदर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी के साथ अच्छा सा फीलिंग समझना, उनके मोटिव्स, उनके थॉट्स ऐसे, तो वो है ही नहीं, तो फिर वो ऑफ कोर्स इमोशन ही नहीं है, तो रिलेशन ख़राब होंगे ही, ठीक है? तो इसमें द कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? सेल्वो एंड मेयर, MCQs। ओके, कंसिडर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे कंसिडर किया था? एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ऑन एंड अदर इमोशंस। अपने इमोशंस और दूसरे इमोशंस का मतलब एक तरीके से क्या बोला है, हाँ, मॉनिटर करना, डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग देम, यूज इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। इमोशनल क्वेश्चंट, EQ, जैसे IQ है वैसे ही EQ, वे इज IQ इज यूज टू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड में देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, ठीक है? और ये 1.2 दे रखा है, बॉक्स 1.2, मतलब इसमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है? अगर ठीक है, इसमें आते हैं पहले यहाँ पे। इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिसीविंग इंक्रीज अटेंशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड स्ट्रेस एंड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंक्रीज, इसका अटेंशन कैसे इंक्रीज हो रहा है? जैसे जो स्टूडेंट्स स्ट्रेस और चैलेंज फेस कर रहे हैं, लाइक प्रोग्रामिंग एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट, इंकरेज कोऑपरेटिव बिहेवियर, रेड्यूस द एंटी सोशल। देखो आप अभी वही इंटरपर्सनल जो हमने पढ़ा, अभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा, और तो उससे क्या करेगा? इंकरेज करेगा एंटी सोशल बिहेवियर। आप किसी इमोशनली आप किसी को आप समझ पा रहे हो तो एंटी सोशल बिहेवियर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, एक तरीके से कम कर देगा। बस ज़्यादा हो गया। अब आता है स्पेशल एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड। आई थिंक जो इसके पहले का जो
फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच में एक रिलेशन देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आ गया टॉपिक। ठीक है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू द स्पेशल एबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एप्टीट्यूड मतलब स्किल in a particular field of activity. It is a combination of characteristics that indicate an individual's capacity to acquire some specific or skill after training. तो उसमें हमने बात किया था एप्टीट्यूड के बारे में कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया तो कोई एक इंडिविजुअल कैसे अपने उसकी कैपेबिलिटी, उसकी पोटेंशियल कैसे है कि स्किल को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए और क्या कैसे कौन सा वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एक्वायर करने के लिए। ठीक है। While assessing intelligence, psychologists found that people with similar intelligence differ widely in acquiring certain knowledge or skill. तो सिमिलर इंटेलिजेंस हो सकता है बट जो वही कॉग्निशन है सबका डिफरेंट होता है कि उनको कैसे परसीव करना है, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी भी एक स्किल्स को, नॉलेज को। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैंने मार्क नहीं किया जानबूझ के। मे ऑब्जर्व इन आवर क्लास दैट सर्टेन एरियाज इन विच सम इंटेलिजेंस डू नॉट वेल। तो व्हेन यू हैव प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में तो आप अमन के पास जाते हो, एंड इसमें सोनम के पास जाते हो गाने के लिए, अविनाश के पास जाते हो लिटरेचर के लिए, और ये जॉन के पास जाते हो बाइक। हमेशा जॉन के यूज़ किया जाता है बाइक वाले के लिए, प्रॉब्लम विद योर बाइक। ठीक है, अब आ जाता है इम्पॉर्टेंट वर्ड, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी फील्ड में आपको, किसी भी फील्ड, ये सिर्फ किताबी कीड़े ज्ञान नहीं है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन पर्टिकुलर फील्ड अ पर्सन मस्ट हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। मस्ट हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। इंटरेस्ट क्या है, प्रेफरेंस, चॉइस फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, और एप्टीट्यूड क्या है, उस पोटेंशियल है टू परफॉर्म, एक कैपेबिलिटी है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ पर्सन में बी इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी बट मे नॉट हैव एप्टीट्यूड फॉर इट। तो इंटरेस्ट तो है बट आपके पास वो क्या कहते हैं, स्किल ही नहीं है, तो क्या करोगे। सिमिलरली अ पर्सन में हैव पोटेंशियल, अब दूसरा है कि एक पोटेंशियल है जॉब के लिए बट इंटरेस्टेड नहीं है, एक्सचेंज कर लो। मजाक कर रहे हैं भाई। एंड इन बोथ केसेस द आउटकम विल नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। एक को है, एक को इंटरेस्ट नहीं है, तो एक में स्किल है तो एक में इंटरेस्ट नहीं है, दोनों डेवलप करना पड़ेगा तब जाके वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। विथ हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, इंजीनियरिंग सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, एक पहला इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड एंड मल्टीपल जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड। तो जो इंडिपेंडेंट वाला है वो है क्लरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, टाइपिंग एप्टीट्यूड आर इंडिपेंडेंट। और जो मल्टीपल है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज, इसमें अंडरलाइन करता हूँ वरना थोड़ा समझ नहीं आएगा। इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज, बहुत सारी टेस्ट बैटरीज हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये रहा डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट डैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB, and armed service vocational aptitude test ASVAB are well known aptitude test batteries. Among these, इनमें से जो DAT है is most commonly used in educational settings. अभी तक जो हमने वो पढ़ा था ना, कौन थे, थिंक थर्नस्टन थे ना, थर्नस्टन, हाँ, और उसके बाद वो मल्टीपल इंटेलिजेंस, सिमिलर देखो कहीं कहीं है, जैसे इसमें वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैकेनिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद क्या है, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूजेस। फिर उसके बाद इनका दिया है JM ओझा, ये देखो, JM ओझा हैज़ डेवलप्ड एन इंडियन एडेप्टेशन ऑफ डैट। Several other aptitude tests have been developed in India for measuring scientific, scholastic, literary, critical and तो ये इंडियन नोशंस का है, एप्टीट्यूड का जो इन्होंने दिया JM ओझा ने। अब आते हैं क्रिएटिविटी पे, ये पूरा रीड करना पड़ेगा, वैसे इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत वो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने वैसे तो पढ़ा नहीं था, बट इसको पूरा अच्छे से रीड किया, समझ आ गया था। और क्या रहे, क्रिएटिविटी, इसके नोट्स हैं ना मेरे पास, JM ओझा, ये रहा क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस 1920 में टर्मन फाउंड एंड ऑल ऑन। तो अगर शुरू से पढ़ें, शुरू से क्यों पढ़ना है भाई, चलो शुरू से पढ़ते, जल्दी ख़त्म करते हैं यार।
psychological aptitude. You have read that variation psychological aptitudes like intelligence or learn this. They have learned the difference potential for creativity. Some are highly creative, others are not so creative. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कहीं पढ़े मैन्युफैक्चरिंग क्रिएटिविटी प्रॉब्लम इन्वेंशन कंपोजिशन ऑफ पोएम न्यू. हाँ, क्रिएटिविटी कैन बी ऑब्जर्व्ड एज नोवल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. एक नया सॉल्यूशन. क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? कुछ नया फॉर्म करना, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए तरीके. तो एन इन्वेंशन कंपोजिशन ऑफ पोएम, पेंटिंग हो सकता है, केमिकल प्रोसेस हो सकता है, इन्वेशन इन लॉ, ब्रेक थ्रू प्रिवेंटिंग डिसीज से कोई एक वैक्सीन हो सकती है. वन कॉमन एलिमेंट ऑफ दिस इज प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू. ये देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक. ठीक है. मेरा कल है प्रैक्टिकल और मैं ये क्या कर रहा हूँ. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया. वी जनरली थिंक ऑफ क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन्स लाइक टैगोर. तो ये जो बड़े बड़े लोग थे, कितने क्रिएटिव थे, उनके बारे में जब भी हम क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं तो टैगोर, आइंस्टाइन, सीवी रामन, रामानुजन एक्सेट्रा इनके नाम थे. हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डिफरेंट स्फीयर. आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंसर्ट हियर. अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटिविटी हैज़ ब्रॉडेंड. Now, creativity is not just limited to selected few. The artist, scientist, poet, invention, an ordinary individual. तो एक क्रिएटिविटी सिर्फ एक लिमिटेड पर्सन के लिए नहीं है, जैसे कि आर्टिस्ट, साइंटिस्ट हो गए. एक ऑर्डिनरी पर्सन जो छोटे मोटे कामों में है, सिंपल ऑक्यूपेशन में इंगेज है, लाइक पॉटरी, कारपेंट्री, कुकिंग, ऑल्सो कैन बी क्रिएटिव. एंड दे आर वर्किंग इन द सेम लेवल. इट हैज़ बिन सेड दैट दे आर नॉट वर्किंग इन जो इनका लेवल है, एक साइंटिस्ट का लेवल और एक पोएट्री का लेवल इतना सेम नहीं है, बट एक तरीके से उनको भी क्रिएटिविटी टर्म मेंशन किया जाता है. क्रिएटिविटी एज एन एमिनेंट साइंटिस्ट और राइटर. हैंस वी कैन से दैट इंडिविजुअल्स वेरी इन टर्म्स ऑफ लेवल. हैंस वी कैन से इन टर्म्स ऑफ लेवल में भी वेरी करता है. एरियंस इंडिविजुअल्स एग्जिबिट क्रिएटिविटी. तो आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम है, वो उसमें आपकी क्रिएटिविटी अलग है. मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो काम है, उसमें मेरा जो क्रिएटिविटी, जो मेरा नया तरीका है कुछ करने का, वो मेरे हिसाब से मेरी क्रिएटिविटी है. एंड ऑल मे नॉट बी ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल. ठीक. नेक्स्ट. ओह माय गॉड, लास्ट टॉपिक खत्म. आइंस्टाइन्स थ्योरी. तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी ऑफ रिलेटिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी, विच इम्प्राइज bringing out new ideas, facts, theory or product. Another level of creativity is working on has been established earlier by the modifications, by putting things in new perspective or to new use. Research literature suggests that the children begin to develop their imagination during early age. Research literature suggests children begin develop their imagination during early years of childhood, but express creativity most through their physical activities in non-verbal ways. अभी पूरा समझेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं. When language and intellectual functions are fully developed and store of knowledge adequately available, creativity is expressed through verbal modes too. ठीक है. Those who are outstanding in creative may be given an indication about the direction in which their creativity has lies through their self-chosen activity. In some cases, however, opportunities needed to be provided before they can manifest their hidden potential for creativity. Opportunity. अब मान लो opportunity नहीं मिली, कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है बट उसको एक तरीके से उतना फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से उसका क्रिएटिविटी बढ़ेगा. ठीक. इसमें भी एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि नहीं, नेचर का भी, जैसे नर्चर वाला जो हमने पढ़ा था वो. हाउ डू वी एक्सप्लेन वेरिएशंस इन द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी. तो as in case of other mental and physical characteristics, such variations can be attributed to the complex interaction heredity. देखो अभी मैं बोल ही रहा था, मुझे पता भी नहीं था सच में. Attributes to the complex of interaction of heredity and environment. There is no disagreement that creativity is determined by both. देखा, there is no disagreement. इसको ध्यान दो, यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा पूरा जो टॉपिक था. That creativity is determined by both heredity and environment. Limits of the creativity potential are set by heredity. देखो मैंने भी वो limits, एक हेरिडिटी क्या करता है, एक लिमिट सेट कर देता है. जैसे मैंने हाइट की बात किया था, इंटेलिजेंस की बात किया था, यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए सेट क्रिएटिव पोटेंशियल्स आर सेट बाय हेरिडिटी. एनवायरनमेंट फैक्टर देखो, डेवलप
तुम्हारा भाई खतरनाक पढ़ाता है मतलब सीख रहा है। एनवायरमेंट फैक्टर्स स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो हेरिडिटी क्या एक रेंज सेट कर दे रही है और एनवायरमेंट क्या कर रहा है, उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सही दिख रहा है ना? हाँ। How much of this creative potential can be realized when and in what specific form direction largely determined by the environment factors such as motivation, commitment, family support, peers influencing, training, opportunities। तो आप मान लो क्रिएटिव हो, आपके पेरेंट्स क्रिएटिव हैं, आप क्रिएटिव हो, तो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, आपको मोटिवेट नहीं किया जा रहा, आपको कमिटमेंट्स नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पीयर्स इन्फ्लुएंस, आपके दोस्त इन्फ्लुएंस, जैसे मान लो टीचर का भी एक रोल हो जाता है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको कोई ट्रेन करने वाला नहीं है, तो कहाँ से बढ़ेगा वो स्किल? नहीं बढ़ेगा। ऑल्दो नो अमाउंट ऑफ हाँ ये देखो, अब ये नहीं है कि जैसे जो वहाँ पे हमने पॉटरी वाला देखा था एंड वो टैगोर जी का और रामानुजन जी सर का, उनका जो देखा था हमने, वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रेनिंग किया। नो, ऑल्दो नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन ट्रांसफॉर्म एन एवरेज पर्सन। देखो, नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग can transform an average person to level of Tagore or Shakespeare, etc. But it is also true that every individual raise his or her level of creativity. ठीक है, पोटेंशियल बियॉन्ड इट प्रेजेंट लेवल, हर किसी में क्रिएटिविटी तो होती है, बट एक रेंज होता है या फिर लेवल होता है, बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल इंटर। हाँ, बट इट ऑल्सो, जैसे अब कोई भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे ये ग्रीन कर देता हूँ, लो ऑल्दो नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन ट्रांसफॉर्म एवरेज पर्सन। तो जो ट्रेनिंग किया है, मान लो तुम्हें टैगोर तो नहीं बना देगा, बट उसका फ़ायदा तो होगा कुछ। बट इट ऑल्सो ट्रू दैट एवरी इंडिविजुअल्स कैन रेज दर हिज और लेवल। तो अपने लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है इस किससे, इस ट्रेनिंग से, बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल। जो आपका प्रेजेंट लेवल जितना क्रिएटिविटी है और इस ट्रेनिंग से ऑफकोर्स बढ़ेगा ही। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू हैव रीड इन क्लास 11। तो इसमें हो गया ना या बस। तो क्रिएटिव में यही था, क्रिएटिव में ये बेसिक चीज़ें दिया था। फिर यहाँ पे हमने वो पोट्री और ट्रीवा का एग्जांपल दिया, कारपेंटर का, एंड और क्या है, लेवल्स होते हैं कुछ क्रिएटिविटी के। उसके बाद ये रिसर्च के बारे में, क्रिएटिविटी ऑल्सो एक्सप्रेस वर्बल मूड्स, एंड ये वाला तो इम्पोर्टेंट था थोड़ा ज़्यादा। लास्ट टॉपिक है ना? हाँ जी, लास्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। कैसे इसमें कल्चर का भी एक तरीके से रोल आएगा, या फिर क्रिएटिविटी का ही हेरिडिटी और उसका भी रोल आएगा एक तरीके से। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, वन important debate in understanding variations in creativity has been relationship of creativity and intelligence। ठीक है, let us take an example of two students in class। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक है सुनीता का एग्जाम्पल लेते हैं। सुनीता इज़ रिगार्डेड बाय हर टीचर एज ए एक्सीलेंट। तो ये पढ़ाई में अच्छी है, ठीक है, एक्सीलेंट स्टूडेंट। सर डज नॉट वर्क ऑन, सॉरी सी डज बुरा मान जाएगी ये, सी डज हर वर्क ऑन टाइम, scores the highest grades in class, listen to the instructions with care, grabs quickly, reproduce accurately, but she rarely comes out with new ideas, या फिर comes out with the ideas which are her own। तो समझ में आ गया। क्रिएटिव ये क्या है, इंटेलिजेंट है एक तरीके से। क्रिएटिव अभी कौन है, रीता इज अनदर स्टूडेंट हु इज़ जस्ट एवरेज। तो वो पढ़ाई में है, ये कैसी है पढ़ाई में, ये तो ये हो गया स्टडीज़ में ये सीता हाई है, लेकिन ये थोड़ी सी लो है। बट क्रिएटिविटी में ये खतरनाक है, ये थोड़ी सी नहीं है। एंड हर स्टडीज एंड हैज़ नॉट अचीव्ड हाई ग्रेड्स कंस्टेंटली, शी प्रीफर्स टू लर्न ऑन हर ऑन, शी इम्प्रूव्स न्यू वेज ऑफ हेल्पिंग। ये देखो, ये वर्ड देखो, यहाँ पे जो इस सुनीता का जो उसमें क्वालिटीज़ है, एक्सीलेंट स्टूडेंट है, ग्रैस्प क्विकली इंस्ट्रक्शंस, हाईएस्ट ग्रेड, एक्यूरेटली हो गया। और इसका जो है रीता का, शी परफॉर्म्स टू लर्न हर शी इम्प्रूव्स हर न्यू वेज ऑफ हेल्पिंग हर मदर एट होम एंड कम्स विद न्यू वेज ऑफ डूइंग हर वर्क एंड असाइनमेंट। तो अभी हमने क्रिएटिविटी का क्या डेफिनेशन पढ़ा था, कमिंग विद न्यू आइडियाज़ एक तरीके से। तो वही है ना, शी वेज ऑफ हेल्पिंग हर मदर होम एट कमिंग विद न्यू वेज ऑफ डूइंग द वर्क।
तो ये क्रिएटिव है, ठीक। द फॉर्मर इज कंसिडर्ड टू बी मोर इंटेलिजेंस, सबसे पहले वाली ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेटर इज मोर क्रिएटिव, तो ये है सुनीता, ये है रीता, इंटेलिजेंट क्रिएटिव। दस अ पर्सन हु हैज़ एबिलिटी टू लर्न फास्टर, रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली एंड मे बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंस, तो जो इंडिविजुअल जल्दी से सीख सकता है, ग्रैप्स कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, वो है इंटेलिजेंस, ठीक। मोर देन क्रिएटिव अनलेस शी और डिवाइज अ न्यू, तो क्रिएटिव नहीं हो सकता जब तक कि वो नए तरीके ना ढूंढे काम करने के। ओके, अब क्या है, टर्मन। टर्मन इन 1920 फाउंड दैट पर्सन विथ हाई IQ नॉट नेसेसरी क्रिएटिव, ठीक। तो टर्मन 1920 में इन्होंने रिसर्च किया होगा, फाउंड दैट पर्सन विथ हाई IQ, तो यहाँ पे भी देखा हमने, या फिर जनरली है, ओरिजिनली है ये, सही है कि पर्सन विथ हाई IQ, जिस पर्सन का हाई IQ बहुत ज़्यादा हाई है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होंगे, ठीक। एट द सेम टाइम अपोजिट, हाँ, एट द सेम टाइम क्रिएटिव आइडियाज कुड कम फ्रॉम पर्सन हु डिड नॉट हैव वेरी हाई IQ। तो अब देखो यहाँ पे हाई IQ की बात किया, ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो हाई IQ वाला हो, ठीक है। अदर रिसर्चेज हैव शोन नॉट इवन वन ऑफ दोज आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड फॉलो अप थ्रू देयर अडल्ट लाइफ हैड बिकम वेल नोन for creativity in some fields. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highlight. तो ये देखो यहाँ पे both high and low level of creativity can be found in highly intellectual. तो जो highly intellectual है तो उनके अंदर low level और high level दोनों level की creativity पाई जाती है. Children's and also children of average intelligence. ओहो पूरा पढ़ना पड़ेगा. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children and also an average. हाँ, तो जो एवरेज इंटेलिजेंस के जो चिल्ड्रन हैं और जो हाई इंटेलिजेंस के जो चिल्ड्रन हैं, ये हाई इंटेलिजेंस और ये एवरेज इंटेलिजेंस, इनमें जो क्रिएटिविटी है वो बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हाई भी और लो भी. इसमें भी हाई भी लो भी. तो जो हाई IQ, हाई एवरेज IQ, क्रिएटिविटी इसमें ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो, हाई और लो. ये देखो बहुत हाई और लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी फाउंड इन हाईली एंड एवरेज इंटेलिजेंट. ठीक. द सेम पर्सन दस कैन बी क्रिएटिव एज वेल एज इंटेलिजेंट, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इंटेलिजेंट वन इन द कन्वेंशनल सेंस. सेम पर्सन दस कैन बी क्रिएटिव एज वेल एज इंटेलिजेंट. तो क्रिएटिव भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बट इट नॉट नेसेसरी दैट इंटेलिजेंट वन इन द कन्वेंशनल सेंस मस्ट बी क्रिएटिव. ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट वाला ही क्रिएटिव होगा. ठीक है. इंटेलिजेंट देयरफॉर बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी. अरे बड़ा टॉपिक है यार ये तो. ठीक है, हो जाएगा. लास्ट है. Researchers have found that relationship between बहुत बोल दिया यार, इतना बोला नहीं मैं कभी. क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज़ पॉजिटिव. तो जो रिलेशन है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में वो एक पॉजिटिव रिलेशन है. ऑल क्रिएटिविटी, एक सेकेंड, all creativity acts require some minimum ability to acquire knowledge and capacity to understand. तो all creativity act, जो भी बंदा मान लो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इंटेलिजेंट भी तो होगा यार थोड़ा सा, क्योंकि उसको चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑफ कोर्स रिटेन एंड रिट्राइव. ठीक है. क्रिएटिव राइटर्स फॉर एग्जाम्पल नीड फैसिलिटी इन डीलिंग विद द लैंग्वेज. The artist must understand the effect that will produce by a particular technique of painting. Scientist must be able to reason and so on. Hence the certain level of intelligence required. तो क्रिएटिविटी के लिए एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी तो चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंस है नहीं, तो फिर कैसे चीज़ों को याद रखोगे, कैसे कोई नया तरीका आजमा पाओगे, नया तरीक़ों से कुछ काम कर पाओगे, नए वेज ऑफ लर्निंग कैसे होगी जब इंटेलिजेंस नहीं होगा. तो ऑफकोर्स होगा, बट उसमें भी लेवल है. क्या पता हाई लेवल हो लो लेवल हो. बहुत इजी है, बट थोड़ा ऐसा लगेगा, पढ़ लेना इजी लगेगा, और पढ़ लिया है तो अच्छी बात है. पता नहीं देख भी रहा है कि नहीं कोई वीडियो ऐसे ही मेरे रिविजन के लिए. बट बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंस डज नॉट कोरिलेट विद
But beyond that, intelligence does not correlate with creativity. It can be concluded that creativity can take many forms and blends. Some may have more intelligent attributes, others may have more of attributes associated with creativity. But what are the attributes of creative person? You may like to discuss this. Attributes of common to all the kinds of creative persons. Creative test came to existence to the assess variations. Assess in contrast to contrast. Creativity test came to existence in to assess variation in terms of potential for creativity in contrast to intelligence. A general features of the most of the creative test is that they are open ended. अब यहाँ से जो हम देखेंगे ना, यहाँ से इन्होंने क्या किया है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दिया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन किसके, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में यहाँ से डिफ्रेंशिएशन किया. पहले क्रिएटिविटी का देखेंगे, फिर यहाँ पे इधर इंटेलिजेंस का देखेंगे. ठीक है, 1.5 घंटा हो गया है, ख़त्म है बस टॉपिक, ज़्यादा नहीं बचा है. जनरल फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव टेस्ट के मोस्ट जनरल फीचर्स क्या हैं, दैट दे आर ओपन एंडेड. ठीक है, ओपन एंडेड क्या होता है ओपन एंडेड में, देखो, दे परमिट पर्सन टू थिंक डिफरेंटली आंसर टू द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम. एक नए तरीके से अलग अलग तरीके से सोचने के लिए परमिट पर्सन टू थिंक डिफरेंट आंसर्स, ठीक, प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हिज और एक्सपीरियंस वॉट एवर दे मे हैव बीन. ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस किया है उस तरीके से. नेक्स्ट, दिस हेल्प इंडिविजुअल्स टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वो अलग अलग दुनिया में घुस के एक इमेजिनेशन करके वो क्रिएटिव अपना दिखाएंगे. दे आर नो स्पेसिफाइड. तो कोई भी एक, जैसे कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन, उसका कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड आंसर नहीं है कि हाँ यही आंसर होगा, सही गलत नहीं है. वो अपनी क्रिएटिविटी पे है कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो. क्रिएटिविटी टेस्ट, दस देर इज़ अ फ्रीडम टू यूज़, ये भी है. तो ये बाकी तो पूरा मार्क कर लेना, पूरा ग्रीन हो जाएगा इधर. इस फ्रीडम टू यूज़ वंस इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेस इन ओरिजिनल वेज. तो इसमें फ्रीडम मिल जाता है कि अपने इमेजिनेशन को यूज़ करो, जहाँ जाना है घूमते रहो. क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, कैसे बनाओ भाई, छोड़ो इधर आ रहा है अंदर की तरफ, ये कन्वर्ज हो जा रहा है, ये डाइवर्ज हो जा रहा है. छोड़ो. डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड एक्सेस सच एज एबिलिटी टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ आइडियाज, ideas such which are off breaking track. Ability to see new relationship between seemingly unrelated things, ability to guess cause, consequences, ability to put things in new content etc. अब इसके अपोजिट में क्या है, इसके जस्ट अपोजिट में इंटेलिजेंस है. टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो. टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस विच मोस्ट इन्वॉल्व कन्वर्जेंट थिंकिंग. उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग था, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग है. इंटेलिजेंस, इन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस द पर्सन हैज़ टू थिंक ऑफ राइट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम. एक एग्जैक्ट राइट सोल्यूशन ही होगा उसका. क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं था कि आप कुछ भी सोचते रहो चलता रहेगा. सॉरी, क्रिएटिविटी में ऐसा था कि आप अपना इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई एग्जैक्ट आंसर्स नहीं है. इसमें क्या है, एक राइट सोल्यूशन होगा, एक स्पेसिफिक आंसर होगा. प्रॉब्लम एंड फोकस इज ऑन असेसिंग एबिलिटी सच एज मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, परसेप्चुअल, क्लियर थिंकिंग. there is little scope for expression of spontaneity and originality and क्या है इमेजिनेशन. तो बहुत कम चांसेस है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ओरिजिनलिटी एंड रियल इमेजिनेशंस को. रात के 12 बज रहे हैं आई थिंक, पता नहीं, अभी देख के बताऊंगा. Since expressions of creativity are varied through test has been developed during different stimuli like words, figure, actions and sounds. तो creativity are varied. Tests have been developed using different stimuli like words, figures, action, sound. These tests measure general creative thinking abilities like ability to think variety of things. तो ये जो टेस्ट था उसका मेन मोटिव क्या था, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज लाइक एबिलिटी टू थिंक ऑफ वैरायटी ऑन गिवन टॉपिक सिचुएशंस. कोई भी टॉपिक में कैसा सोच रहा है, कितना वाइड वैरायटी ऑफ आइडियाज़ लेके आ रहा है. अल्टरनेटिव वेज ऑफ लुकिंग थिंग्स, एक अलग अलग तरीका एक चीज़ को देखने के लिए, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को नए नए तरीके, नए नए डायमेंशन से, नए अप्रोच से देखने के लिए क्रिएटिविटी. टू गेस कॉज एंड कंसिक्वेंसेस, टू थिंक अनयूजुअल आइडियाज़, इम्प्रूव टू यूज कॉमन ऑब्जेक्ट्स लाइक आस्क अनयूजुअल क्वेश्चंस एंड सो ऑन. ठीक. A few investigators may also develop tests of creativity in different areas such as literary
क्रिएटिविटी साइंटिफिक क्रिएटिविटी, हाँ तो बहुत सारे क्रिएटिविटी के वो टेस्ट डेवलप हुए हैं, जैसे कि लिटरेरी, साइंटिफिक, मैथमेटिकल थोड़ा वीक चल रहा है यार सब्जेक्ट मेरा, ये बढ़ाना पड़ेगा, 1 महीना बच गया है बस। सम ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट हु हैव डेवलप क्रिएटिविटी टेस्ट आर, तो गिलफर्ड, टॉरेंस, खतेना, वॉलच एंड कोगन, परमेश, बकीर, मेहदी एंड पस्सी। अगर कुछ गलत हुआ तो सॉरी, पहली बार मैंने पढ़ाई है। Each test has a standardized procedure and complete test of manual and interpretation guide. This can be used only after extensive screening and administrative interpretation of test score. अच्छा, एक और चीज़ बताना था, ये जो कीवर्ड्स है एक बार पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद ये जो समरी है, समरी को भी एक बार रीड कर लेना, और हो सके तो इस पे भी हाथ लगा लेना थोड़ा, मेरे को भी लगाना है, मैं तो बता रहा हूँ, मेरे को भी करना ही है, पढ़ूंगा मैं, ओके। और कुछ है क्या? ये रहा नोट्स तो अभी 1 मिनट, आ जाओ भाई, जूम आउट। चैप्टर 7 के भी नोट्स हैं इसमें, बस तो हो गया ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है बस। थैंक यू, ओके। और क्या बज रहा है? रात के 12:10 हो रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। चैप्टर 2 अभी स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ।